हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट क्लास 12 का। डिटर्मिनेंट पे हमारा लेक्चर 1 होगा, मतलब स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक, चलिए पहले इसके देख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग टू ईच स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स आपको पता है A11 यहाँ का एलिमेंट होता है, A12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये सारी बातें आपको पता है। मतलब कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उससे एसोसिएटेड एक एक्सप्रेशन होता है, देयर इज एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से, देखिए डिटर्मिनेंट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बराबर है उसी में हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, बाकी किसी में नहीं। यानी कह रहा है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देयर इज एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाई DETA और डिटर्मिनेंट ए। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया, इससे एक रिलेटेड एक्सप्रेशन होता है जिसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट ए से, या फिर DETA लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए। ठीक, यानी डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट में जो सीधी वाली लाइन है, इस ब्रैकेट में हम इस मैट्रिक्स को लिख देते हैं, यही हमारा हो जाता है डिटर्मिनेंट। ठीक, अब मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर सो इट हैज़ नो फिक्स्ड वैल्यू। मैट्रिक्स जो है अरेंजमेंट होता है। हमने आपको जब मैट्रिक्स बताया था तो आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है, जबकि डिटर्मिनेंट क्या है, वेल डिटर्मिनेंट हैज फिक्स वैल्यू, लेकिन डिटर्मिनेंट जो होता है इसकी फिक्स वैल्यू होती है। यानी मैट्रिक्स की कोई फिक्स, मैट्रिक्स की जो है ये अरेंजमेंट है, इसकी वैल्यू नहीं होती है, जबकि वहीं डिटर्मिनेंट क्या है, उसकी फिक्स वैल्यू होती है। ठीक, अ डिटर्मिनेंट हैविंग n रो n कॉलम इज नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। यानी अगर किसी डिटर्मिनेंट में n रो है, n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, n होगा। ठीक, तो चलिए पहला है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। यानी अगर कोई डिटर्मिनेंट है a क्रॉस a का है, यानी अगर लिखा है जैसे डिटर्मिनेंट a, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a होगी। ठीक, अगर लिखा है डिटर्मिनेंट a तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, अब इसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, मतलब अगर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ A11 है, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा। डिटर्मिनेंट को जो है हम कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट करेंगे, ABCD XYZ, किसी से भी हमेशा किससे, कैपिटल लेटर से। ठीक, तो देखिए इसका अगर हमें वैल्यू निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, यानी A11 का मल्टीप्लाई किसमें, A22 में, उसके बाद लगा देंगे माइनस, और A21 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, A22 के। तो हमें 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे अगर कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, A इक्वल टू दिया गया है 2 3 4 5, इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू निकालना है, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3, यानी 2 और 5 का मल्टीप्लाई है, 4 और 3 का, तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 4 3 12, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा -2। यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। ठीक, तो आप आई होप 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट जो है इसकी वैल्यू को आप निकाल लेंगे। इसके बाद चलिए डिटर्मिनेंट अगर हमें 3 क्रॉस 3 का दिया हुआ तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे माइनर को फैक्टर हेडिंग दिया हुआ है, इसको हम आगे देखेंगे लेक्चर में, ठीक ना। इस मेथड से हम नहीं सॉल्व करेंगे, हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं जो एक्सपेंशन मेथड है, इससे हम सॉल्व करेंगे। और ये माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ये आगे आपको हम बताएंगे, अभी यहाँ आवश्यक नहीं है जानना। ठीक है, यानी अब 3 क्रॉस 3 का अगर कोई डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ लिखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो देखिए सबको पता है कि ये R1 होता है, R2 होता है, ये R3 होता है, ये C1 होता है, ये कॉलम C2 होता है, और ये C3 होता है। ठीक, तो हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें सिंबल का, देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम रो 1 से भी निकाल सकते हैं, रो 2 से भी, रो 3 से भी, C1 से, C2 से, C3 से, हम कहीं से किसी एक को ले लेंगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को, तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एक सिंबल का ध्यान रखना है, वो ये है कि हम यहाँ के एलिमेंट को प्लस कंसिडर करते हैं, इसके बाद अल्टरनेट करके यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। देखिए प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस क्या है तो माइनस, माइनस है तो
यानी किसी भी ऑर्डर में हम जाएं सीधा सा प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद यहाँ क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस के बाद यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, यानी किसी भी ऑर्डर में जाएं यही ऑर्डर होगा, पहला एलिमेंट हमें प्लस लेना, उसके बाद अल्टरनेट करके। अब आप डायगनली मत जाने लगेगा, रो से जाएंगे या फिर कॉलम से, ठीक। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम रो से भी निकाल सकते हैं, कॉलम से भी। हमें करना क्या है, एक्सपेंशन करना है। तो हम एक्सपेंड किससे कर रहे हैं, R1 से पहले कर रहे हैं। किससे करेंगे, R1 से कर रहे हैं। तो देखिए हम करेंगे क्या, R1 ये है हमारा, तो हम पहले लिख लेंगे A11, ठीक। अब A11 के बाद इसके सामने, यानी कि इसके सामने ये आ रहा है और इसके सामने ये आ रहा है, ठीक। आमने सामने जो भी एलिमेंट आ रहा है इसको छोड़ देंगे, यानी इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, A22 बचेगा, A23 बचेगा, A32 बचेगा और A33 बचेगा, ठीक। ये प्लस था। अब इसके बाद ये देखिए क्या है, माइनस है, यानी हम लिखेंगे माइनस A12, ठीक। अब इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, यानी ये बचेगा A21, A23, A31, A33, ठीक। अब इसके बाद क्या है, प्लस है, यानी A13। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, मतलब बचेगा क्या, A21, A22, A31, A32। आई बात समझ में। तो अब 2 क्रॉस 2 का आपको सॉल्व करने आता है, क्या हो जाएगा, A22, A33 माइनस A32, A23 हो जाएगा, इसका इसके साथ, फिर माइनस इसका इसके साथ, फिर माइनस A12, A21, A33 माइनस A23, A31, फिर प्लस A13 है, यहाँ भी वही चीज़, A21 का किसके साथ, A32 के साथ, माइनस A22 का किसके साथ, A31 के साथ। ये हमारा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब यही काम देखिए हम रो 2 लेकर के करें तब भी वही आंसर आएगा, रो 3 लेके करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, C1, C2, C3 में से किसी एक को लेके करेंगे आंसर हमारा सेम आएगा। बस हमें क्या करना है, सिंबल का ध्यान रखना है, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन बताते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 3 4 1 2 3 3 1 2, इस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम C2 से निकालते हैं, ठीक। ये हमारा C2 है, यानी हम एक्सपेंड करते हैं किससे, एक्सपेंडिंग बाई C2 वी गेट। तो अगर हम C2 से एक्सपेंड करें तो देखिए प्लस के बाद क्या आता है, माइनस, यानी पहले क्या लिखेंगे, -3, क्या लिखेंगे, -3, यानी कि इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 1 3 3 2 हो गया। प्लस माइनस के बाद यहाँ क्या आएगा, प्लस। चलिए अब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या, 2 4 3 2, इसके बाद माइनस प्लस, फिर ये क्या आएगा, माइनस, यानी फिर इसके सामने ये आएगा, इधर ये आएगा, यानी 2 4 1 3 आ जाएगा। चलिए -3, 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, प्लस 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12, फिर -1 है, 3 2 जा 6 1 4 जा 4, यानी 9 - 2 कितना हो जाएगा, -7, प्लस 2 इंटू -8, -1 है और 6 और 4 -2, एक मिनट, तो 7 3 जा 21, 8 2 जा -16, और यहाँ -1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो अब ऐड कर लेते हैं 21 16 और 2 -18 -16 -2 -18 18 19 20 21 -18 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम अब ये 3 जो वैल्यू आई है ये हम रो 1 से सॉल्व करें, रो 2 से सॉल्व करें, रो 3 से सॉल्व करें, सब किसी कहीं से सॉल्व करें हमारा आंसर क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ है कुछ डिटर्मिनेंट की, वो देखते हैं हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमसे परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछता है विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी बिना एक्सपेंड कीजिए आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू को निकालिए, या फिर कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा प्रूफ कीजिए। तो आपको करना क्या है, देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स चेंज्ड अनचेंज्ड इफ़ इट रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब कोई अगर डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को हम डेल से भी डिनोट करते हैं, इसको डेल पढ़ते हैं, डेल से भी डिनोट करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो अनचेंज रहती है
अगर उसके रो को और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ लिखा रहता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक। ये डिटर्मिनेंट A इक्वल टू दिया गया। तो कह रहा है ये प्रॉपर्टी पहला ये कह रहा है अगर इसकी वैल्यू जो आएगी, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी, अगर इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, मतलब A11, A12, A13, यानी रो को कॉलम में कर दें और कॉलम को किस में, रो में कर देते हैं, ऐसे लिख दें A31, A32 और A33। तो जो इसकी वैल्यू आएगी इस डिटर्मिनेंट की, वही क्या होगी, इस डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू आएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम रो और कॉलम को आपस में टोटली इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये हमारा था प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ठीक। अब इसके बाद देखिए कोरोलरी, मतलब ए डैश होता है ना, इसको हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोज करता है, यानी कि अगर ट्रांसपोज कर दें तब भी वही वैल्यू आएगी जो पहले मैट्रिक्स था, ठीक। थ्योरम नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 या थ्योरम नंबर 2, इफ टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द डिटर्मिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बट इट्स साइन इज चेंज्ड। कह रहा है कि अगर जैसे ये हमारा मैट्रिक्स है ए इक्वल टू, ठीक, अगर हम किसी दो रो को या किसी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू में माइनस का चेंज आता है। सपोज करिए कि इसका वैल्यू मान लेते हैं हम कितना आ रहा है, के आ रहा है, मतलब कि अगर हम इसका कोई एक रो या कॉलम चेंज कर दें, मतलब हम इसको यहाँ लिख देते हैं A12, A22, A32 और इसको यहाँ A11, A21, A31, A13, A23, A33, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू के अगर आ रहा है तो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा, चेंज क्या होगा, साइन में। इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस के आएगी। यानी कि अगर किसी दो कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो जो वैल्यू होगी इसमें किसकी चेंजिंग आ जाएगी, माइनस की चेंजिंग आ जाएगी। आया स्टूडेंट समझ में। अगर एक बार और इसको हम यहाँ लिख दें, इसको हम यहाँ लिख दें, मतलब इस चीज़ को यहाँ लिख दें और इस चीज़ को यहाँ, तो एक बार फिर चेंजिंग आएगी तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसी तरह से आप रो में भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये मैट्रिक्स दिया, इसको आप उठा करके यहाँ लिख दीजिए, इस वाले को यहाँ और इस वाले को यहाँ, तब भी माइनस की चेंजिंग आए। कहने का मतलब है किसी रो को चेंज कीजिए या किसी कॉलम को, अगर दो को आप एक बार आपस में इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का चेंजिंग आएगा, फिर दोबारा करेंगे फिर माइनस का चेंजिंग आ जाएगा, ठीक। ये था हमारा थ्योरम नंबर सेकेंड था। अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम देखते हैं। लिखा हुआ है इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल, यानी अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो और दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो और दो कॉलम क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, मतलब ऐसे लिखा है ए बी सी डी ई एफ, मतलब जो कॉलम में जो यहाँ लिखा है वही चीज़ अगर यहाँ भी लिखा है तो उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। आप एक्सपेंड करके देखिएगा एग्जाम्पल लेकर के, आपको पता चलेगा जीरो आएगा। यानी अगर ऐसे भी लिखा है 1 1 1, अगर देखिए 1 2 3 लिखा है, यहाँ भी 1 2 3 लिखा है, यहाँ 5 8 10 लिखा है, यहाँ पे देखिए दो रो सेम है, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। यानी दो रो या दो कॉलम अगर सेम है, इफ टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं, थ्योरम नंबर 4। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट के देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान लेते हैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के आ रही है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, के आ रही है। तो कह रहा है कि अगर हम डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में अगर हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं हम रो 2 में यम का मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए बी सी, इसमें हम यम का मल्टीप्लाई कर दें, एम डी एम ई एम एफ जी एच आई, तो जो इसकी अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के आ रही है तो जो वैल्यू होगी उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, यम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में। यानी जिस नंबर का हम
उस रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं या उस कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी नंबर का हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट में भी मल्टीप्लाई और डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसमें हम एल का मल्टीप्लाई कर दें रो नंबर 3 में, तो इसमें भी हमें एल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस कॉलम में हम एम पी का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू में भी पी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जितने का मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट करेंगे उसी का मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट की वैल्यू में भी करेंगे। ठीक, थियरम नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम हैव डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर प्रोपोर्शनल है, जैसे यहाँ पे डिटरमिनेंट देखिए लिखा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 K A1 K B1 K C1। मतलब हम यहाँ से K क्या करें, बाहर ले लें, ऐसे लेना है। अगर देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 K B1 K A1 K B1 K C1 ऐसे लिखा है। यहाँ से हम K बाहर ले सकते हैं तो होगा क्या, A1 B1 C1 A2 B2 C2, यहाँ आ जाएगा A1 B1 C1। मतलब देखिए 2 रो जो है वो सेम है, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 की। तो वही कह रहा है कि प्रोपोर्शनल है, क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनल है। ठीक ना, मतलब कि अगर हम वैसे एग्जांपल लेना चाहें तो देखिए मान लीजिए लिखा है 2 3 4, यहाँ लिखा है 5 6 10। ठीक, अगर यहाँ लिखा है 6 9 और 12 तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। देखिए कैसे, आप यहाँ से 3 कॉमन कर लीजिए, तो जब आप यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो 2 3 4 5 6 10, 3 कॉमन करेंगे 3 2 6 3 3 9 3 4 12। देखिए 2 रो क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब 0। यानी 2 रो सेम हो या 2 कॉलम सेम हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर प्रोपोर्शनल है तभी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यही हमारा थ्योरम नंबर 5 था। थ्योरम 6 क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर डिटरमिनेंट्स। देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर कोई डिटरमिनेंट है, इस तरह से लिखा हुआ है a प्लस एल बी प्लस एल सी प्लस एल, यहाँ लिखा है डी ई एफ जी एच आई। तो कह रहा है थ्योरम नंबर 6 कि इसको हम 2 डिटरमिनेंट के सम में हम लिख सकते हैं, 2 डिटरमिनेंट के सम में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एल एम एन लिख लेते हैं। ठीक ना, यहाँ हो जाएगा एल एम एन डी ई एफ जी एच आई। एल भी रहता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि इस डिटरमिनेंट को अगर सम लिखा हुआ कोई इसमें वैल्यू, तो हम इस मैट्रिक डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू जो आएगी वही इन दोनों, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू के सम करेंगे तो यही वैल्यू इसके बराबर की वैल्यू आएगी। ठीक, ये हमारा थ्योरम नंबर 6 था। थ्योरम नंबर 7 क्या है, इफ़ 2 any row or column of determinant a multiple of any another row or column is added, the value of determinant remains। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक, कह रहा है अगर हम इसके किसी रो या किसी कॉलम में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके हम किसी रो या किसी कॉलम के साथ ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम R1 में क्या किया, हमने R1 प्लस यम R2 कर दिया, यानी कि हमने इसमें यम का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दिया। यानी क्या किया, AMD प्लस BME, यहाँ क्या हो जाएगा CMF, यहाँ हो जाएगा DEF GH। तो कह रहा है कि जो इसकी वैल्यू आएगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, वही इस डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू आएगी। यानी हम किसी रो में या किसी भी कॉलम में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम के साथ ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ पे हम चाहें तो और कुछ कर सकते हैं, इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दें तभी डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये हमारा था थ्योरम नंबर 7। ठीक, तो बस इसके बाद हमारा थ्योरम नंबर 8 है। तो हमने आपको कोफैक्टर और माइनर बताया नहीं, उस थ्योरम को हम छोड़ देते हैं, वो हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है।
आपको आगे हम बता देंगे, वो जब पढ़ाएंगे तो उस थ्योरम को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज हमारा 6A है, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा और इस पे जो भी प्रॉब्लम होगी हम आपको वीडियो बना देंगे, अगला वीडियो एक्सरसाइज 6A पर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रॉपर्टी को यूज करके आप एक्सपेंड कीजिए, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।